हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नुसरत जहां और आप हैं मेरे साथ एम स्टडी सॉल्यूशंस पर, जहां आपको मिलता है अपनी स्टडीज से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और ऐसी ही आज एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है हम रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को किस तरह से नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स को हम किस तरह से नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अच्छा बच्चों देखो, ये जो है रूट 2 जो है 90% आपके एग्जाम में आता ही आता है ना। और 95% बच्चों को ये करना नहीं आता है। तो जो डर का परसेंटेज है ना, वो 5% ज़्यादा है। डर क्या है कि मुझे तो ये करना ही नहीं आता, बड़ा हार्ड है, बड़ा मुश्किल है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी। तो ध्यान से समझो, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, ध्यान से समझोगे बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रूट 2 को कैसे करेंगे। देखो मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पे बनाई हुई है ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 0, 1 और ये 2। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ये जो रूट 2 है ना, इसकी अगर मैं वैल्यू देखूं तो वो क्या होती है 1.41 है ना। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, यानी कि ये 1 से आगे जा रहा है और 2 से पहले है। तो ये नंबर जो है ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई कि जो रूट 2 है वो कहीं ना कहीं इस जगह पर ही आएगा। ये जो 1 और 2 का बीच की जगह है ना, यहीं पर ही आना है। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये है 0 से 1, 1 से 2। जब भी करोगे जो ये डिस्टेंस है ना, ये बराबर रखना। ठीक है, एक यूनिट यहाँ पर लिया है तो एक यूनिट यहाँ पे। अब वो एक यूनिट क्या है, क्या एक यूनिट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी ले लो, 2 सेंटीमीटर भी ले लो, 3 सेंटीमीटर भी ले लो। जितना लोगे ना, मैं परपेंडिकुलर जब बनाऊंगी तो उतना ही कट करूंगी। देखो परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ पे, ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर। थोड़ा सा टेढ़ा है, वो तुम लोग एडजस्ट कर लेना। अभी हाँ, मैं आपको ना कॉपी पेन पे भी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो मैंने पहले बना लिया यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। अब देखो 90 डिग्री का एंगल जो है ना, वो तुम अपने कंपास से भी बना सकते हो और प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। ठीक है, अभी जब रूट 3 बनाऊंगी तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि कंपास से किस तरीके से बनता है। डी से तो तुम्हें बनाना आता ही है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया यहाँ पर एक परपेंडिकुलर। अब जितना डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिया है उतना ही डिस्टेंस मुझे यहाँ पर भी लेना है। देखो अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये बनाना सिखा रही हूँ, इसका जस्टिफिकेशन भी मैं तुम्हें दे दूंगी कि किस तरह से हमने यहाँ पर 1 ही क्यों लिया और यहाँ पर 1 ही क्यों लिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 यूनिट ले रही हूँ तो मैं यहाँ पर भी 1 यूनिट ही लूंगी। अब मैंने क्या करना है, तुम्हारा जो कंपास है ना, उसको अगर मान लो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तुमने लिया है ना, तो यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके और यहाँ पर एक आंख लगा दो। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसको कट कर दिया, इस पॉइंट पे मैंने इसको कट कर दिया। इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको इससे ज्वाइन कर दूंगी। मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर जितना यहाँ पर था डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस मतलब उतना ही कंपास को खोलकर यहाँ पर एक आंख लगा दी। उसके बाद मैंने 0 को ए से ज्वाइन कर दिया, इसको ओरिजिन मान लो। ठीक है, तो ये ओ ए बन गया मेरा। अब मैं क्या करूँगी, जो कंपास है ना, उसका एक तो वो पेंसिल वाला एंड होता है और एक वो जो दूसरा वाला एंड होता है। तो जो दूसरा वाला होता है ना, उसको यहाँ पे रख देना कंपास का जो होता है, और जो पेंसिल है उसको यहाँ पे रख देना, उससे मेज़र कर लेना। जब मैंने इसको इतना मेज़र करा तो ये मेज़र करने के बाद मतलब ये इतना मेज़र कर लिया, फिर हम इसको ऐसे ही लाएंगे और यहाँ पर एक आँख लगा देंगे। मतलब इतनी ही मैंने रेडियस खोली और उसको ऐसे बस घुमा के कट लगा दिया। ठीक है, 0 से ए का जो डिस्टेंस आया उतनी मैंने कंपास को खोला और फिर ऐसे करके एक आर्क लगा दी। तो ये जो आर्क लगी ना, जहाँ पे ये कट हुआ, उसको हम बोलते हैं रूट 2। ये मेरा बन गया रूट 2। देखो ये भी रूट 2 है और ये भी रूट 2 है। ये क्यों रूट 2 है भाई, इतनी ही तो हमने कंपास खोली थी ना, इतना ही तो हमने रेडियस लिया था,
इतना ही तो मैंने डिस्टेंस लिया था, तो इसको ऐसे करके मैंने एक कट लगा दिया, तो ये पॉइंट हमारा आ गया √2। ठीक है, ये पॉइंट √2 है और ये भी मेरा √2 है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे हम किस तरह से √2 को लोकेट कर सकते हैं। देखो एक बार फिर से समझाती हूँ। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, 0 1 2 मैंने ये नंबर्स इस पे ले लिए। उसके बाद जितना डिस्टेंस यहाँ पे था उतना ही यहाँ पर ले लिया, सेम ले लिया, वो तो हम इक्वल ही लेते हैं, तो तुम्हें पता ही है। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर बना लिया डी की हेल्प से। ठीक है, तुम कंपास से भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लिया डी की हेल्प से। उसके बाद जब मैंने ये बना लिया तो क्या हुआ, मैंने जितना यहाँ पर डिस्टेंस लिया था ना उतना ही कंपास को खोलकर यहाँ पर एक कट लगा दिया। ठीक है, जहाँ पर कट लगाया वो पॉइंट आ गया मेरा ए। फिर मैंने O से A का डिस्टेंस या 0 से A का डिस्टेंस जो है वो मैंने मेजर किया। फिर यहीं पे कंपास को रख के और यहाँ से पेंसिल लाते हुए यहाँ पर एक आर्क लगा दी। ठीक है, जो यहाँ पे कट लगाया मैंने वही मेरा √2 है। हाँ तो बच्चों ये हो गया मेरा √2 नंबर लाइन पे। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। अब तुम कहोगे कि आप कह रहे हो ये √2 है तो इसको प्रूफ भी तो करो। प्रूफ तो आपने करा नहीं, बस ऐसे ही करके दिखा दिया। देखो इसका जस्टिफिकेशन करते हैं। इसको ना ध्यान से देखो, इसमें ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। देखो ये बन रहा है ना 0 A और 1 पे, है ना। देखो ये मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, ये 0 है, ये A है और ये 1 है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तुम्हारा। अब देखो ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, मैं मान लो यहाँ पर इसको B लिख देती हूँ, इस पॉइंट को मैंने B लिख दिया। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अब मुझे ना पाइथागोरस थ्योरम की बड़ी याद आ रही है इस टाइम पे, बड़ी प्यारी थ्योरम है। हम उसको इसमें अप्लाई कर देते हैं। राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है उसमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे ना, हम 8th क्लास में पढ़ के आए हो, थोड़ा सा याद करो। देखो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है कि h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें और बेस का स्क्वायर करें और दोनों को प्लस कर दें तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया हमारा OA। ठीक है, मैंने इसको O ले लिया, ओरिजिन था ना ये हमारा, तो यहाँ पे मैंने इसको OA ले लिया। अब देखो जो परपेंडिकुलर है वो 1 है ना, और जो बेस है OB वो भी मेरा 1 है। ठीक, OA इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करा मैंने, 1 आया, फिर से 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, इसका स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, OA का जब यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब इस स्क्वायर को मैं उधर लेकर जाऊंगी तो OA की वैल्यू क्या आ गई √2, क्योंकि यहाँ पर 2 था ना, ये जो स्क्वायर था उधर जाके रूट ही तो बनेगा, तो OA की वैल्यू क्या आ गई √2। तो इस तरह से मेरा ये प्रूफ हो गया कि ये OA जो है मेरा √2 है। और मैंने कहा था ना तुमसे कि अगर यहाँ पर ये √2 है तो ये भी √2 है। क्यों, क्योंकि इतना ही तो रेडियस लेके हमने यहाँ पर एक कट लगाया था ना, तो अगर ये √2 है तो ये भी √2 है, और यहाँ पर हमने इसको प्रूफ भी कर दिया कि ये √2 है। ठीक है, अब हम सीखेंगे √3 को किस तरह से लोकेट करना है नंबर लाइन। तो बच्चों अब मुझे √3 को इस पे लोकेट करना है। √3 की पहले तुम्हें वैल्यू मैं बता दूं क्या होती है, 1.732। ठीक है, 1.732 इसकी वैल्यू होती है। मतलब कि जो हमारा √3 आएगा ना वो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। जैसे हमारा 1.41 आई थी ना वहाँ पर, ऐसे ही √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। ये काफ़ी आगे तक जाती है, इरेशनल नंबर है तो ख़त्म तो ये होना ही नहीं है। तो लेकिन हम जो एज्यूम कर लेते हैं वो 1.732 कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि ये जो √3 आएगा वो मेरा 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं पर आएगा। अब देखो √3 जो बनेगा ना मेरा √2 से ही बनेगा। मैंने यहाँ पर √2 बनाया था, वो मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इस वाले √2 की मुझे ज़रूरत है, ये भी तो √2 ही था ना, इसकी मुझे ज़रूरत है। देखो जो तुम्हारे पास D होता है ना, उस D को रखोगे तुम यहाँ पर, ये जो OA वाली लाइन है ना, इस पर तुम D को रखोगे, और जो D का बीच का पॉइंट होता है
उसको रखोगे यहाँ पर, ठीक है। जो डी का बीच का पॉइंट है उसको रखोगे यहाँ पर रखकर तुम एक परपेंडिकुलर बना लेना। परपेंडिकुलर तो ये बना नहीं, पता नहीं क्या टेढ़ा सा बन गया, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर बना लेना, ठीक है। जब इस पे परपेंडिकुलर बना लोगे, यहाँ पर तुमने इसको 1 यूनिट मेजर किया था ना कि 1 यूनिट है ये, यही तो माना था तुमने। तो इसको मेजर करो यहाँ से कि ये कितना है। कंपास को यहाँ पर रखकर पूरा इसको मेजर कर लो कि ये कितना है। फिर कंपास को यहाँ रख के इस पे एक कट लगा दो, ठीक है। यहाँ पर इस पे एक कट लगा दिया, इसको मैं बोल देती हूँ P पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको एक कट लगा दिया। अब जब ये कट लगाया, इसको मिला देंगे हम इससे, ठीक है। इसको इससे मैंने मिला दिया, ये जो पॉइंट आया मेरा, इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको मेजर कर लेना। जैसे हमने √2 के लिए इसको मेजर किया था ना, अब हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है। अब जब इसको मेजर करेंगे तो कंपास को यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे और फिर हम एक यहाँ पर आर्क लगाते हुए लाएंगे, ठीक है। कंपास को यहाँ पर, पेंसिल को यहाँ पर, पहले इसको हमने इसको हमने मेजर किया, फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ पर कट करते हुए ले आए। जिस पॉइंट पर ये कट किया वो है तुम्हारा √3, ठीक है। मतलब दोबारा से समझाती हूँ मैं तुम्हें। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि √3 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, √2 वाली जो OA वाली लाइन थी ना, उस पर गए, D को वहां पर रखा, इस पॉइंट पे जाकर ना, इस पॉइंट पे जाकर D को इस पॉइंट पे रख के एक परपेंडिकुलर बना लिया। जैसे यहाँ बनाया था ना, अब यहाँ बना लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ऐसे ही रखना, D को ऐसे मत रख देना, ठीक है। D को हमेशा ऐसे ही रखोगे, पूरा OA पर आना चाहिए वो, ठीक है। यहाँ पर रख के एक परपेंडिकुलर बनाओगे। फिर जितना तुमने इसको मेजर किया था, इसको 0 से 1 को इतना मेजर किया था, इतना ही कंपास खोल के यहाँ पे एक कट लगा दो, ठीक है। फिर उस कट को इस 0 से मिला दो, 0 बोल लो या ओरिजिन बोल लो, इससे मिला दो, ठीक है। मिलाने के बाद इतना कंपास खोल के, मतलब जैसे जिस तरीके से हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो हमने इसको इतना कंपास खोला और फिर ऐसे करते हुए एक आर्क यहाँ पर लगा दी। तो ये मेरा बन गया √3। पेन और पेपर पे करना इसको ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उस पर हमारा सारा मेजरमेंट क्लियर होता है। तो वो भी मैं आपको भी सिखाऊंगी, पहले आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक। तो बच्चों, ये √3 हमने बना तो लिया, अब हम करेंगे इसको प्रूफ कि ये √3 किस तरीके से आया। देखो, सेम प्रोसीजर है जो हमने अभी √2 में फॉलो किया था ना, वही करेंगे। इसमें जो है हमारा हाइपोटेनियस क्या है, वो है OP, ठीक है। OP का होल स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। देखो, यहाँ पर भी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है ना, राइट। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये OAP जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रहा है ना, तो वही पाइथागोरस थ्योरम का मैं फिर से यूज करूंगी। OP जो है वो मेरा हाइपोटेन्यूस है, इसमें OA जो है वो मेरा बेस है, और जो परपेंडिकुलर है वो है मेरा AP का स्क्वायर, ठीक है। जो परपेंडिकुलर है वो है मेरा AP का स्क्वायर। OP मेरा कितना है, OP तो मुझे निकालना ही है। OA मेरा कितना था, √2 था, ठीक है। और AP को मैंने कितना लिया था, 1 यूनिट ही तो मेजर किया था हमने इसको, जितना ये था उतना ही तो मैंने कट लगाया था ना यहाँ पे। तो AP क्या हुआ मेरा, वो हो गया मेरा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये OP का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये √2 का जब मैं स्क्वायर करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा ना। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 2 बन जाएगा, और प्लस 1, ठीक है। ये हो गया मेरा OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, और फिर जाकर ये हो गया मेरा OP इज इक्वल्स टू √3। जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आया मेरा OP इज इक्वल्स टू √3। तो OP ही तो मैंने √3 बनाया ना, जिस तरह से मैंने यहाँ पर आर्क लगाई है उतनी ही रेडियस की मैंने यहाँ पर भी तो इतना ही तो नाप के फिर यहाँ पर आर्क लगाई है ना। तो अगर ये √3 है तो ये भी √3 है, ठीक है। तो ये हो गया इसका जस्टिफिकेशन। तो बच्चों, बेसिकली हमें करना क्या है कि पहले हमें √2 बनाना है। जब हमारा √2 बन जाएगा तो उसी पे हमें D रखकर परपेंडिकुलर बनाकर हमें √3 बना लेना है।
तो मतलब √2 बनाना आ गया, तो √3 अपने आप से बनाना इजीली आ जाएगा। अब हम चलते हैं √5 की तरफ कि √5 को हम किस तरह से नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। तो बच्चों अब हम करेंगे √5 पर नंबर लाइन को किस तरह से प्लॉट करते हैं, किस तरह से हम √5 को लोकेट करेंगे नंबर लाइन पर। ये नंबर लाइन मैंने थोड़ी नीचे कर ली है, मुझे ऊपर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। क्या कह रहे थे, नंबर लाइन में हमने टेढ़ी बनाई है, बोल रहे थे ना। टेढ़ी नहीं है, देखो सीधी है। थोड़ा सा तो यार बोर्ड पे होगा ना, कॉपी पेन लेके मैं बनाऊंगी ना एकदम परफेक्ट बनेगा। ये थोड़ा सा बोर्ड पे तो एडजस्ट कर लो। देखो हम इस पे पॉइंट्स लेना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा √5 है ना, इससे पहले आता है √4, और √4 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो वो आएगा मेरा 2, है ना। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा √5 है वो 2 से आगे ही कहीं आएगा, क्योंकि 4 का अगर मैं रूट ले रही हूँ तो वो 2 आ रहा है ना, तो अगर 5 को लूंगी तो ऑब्वियसली 2 से आगे ही आएगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो √5 आएगा वो 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं लाया करेगा, है ना। जो √5 होगा मेरा वो 2 और 3 के बीच में ही कहीं ना कहीं आना है। अब देखो जो मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगी ना, वो मैं बनाऊंगी 2 पर, ठीक है। पिछले जो हमारा √2 था, √3 था, उसको जो मैंने परपेंडिकुलर बनाया था वो मैंने 1 पर बनाया था। अब जो मैं बनाऊंगी √2 पर 2 पर बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि जो मेरी वैल्यू है √5 की वो 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी। जो √3 था या जो √2 था वो है मेरा 1 के बाद लाई कर रहा था ना, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा था, 1.41 1.732, तो इसलिए मैंने 1 पर परपेंडिकुलर बनाया था। डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब ये है, देखो मैं ना चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, याद हो जाए कि डिस्टेंस हमेशा बराबर ही लेना है। परपेंडिकुलर पे जब डिस्टेंस हम कट लगाते हैं तो वो बराबर ही लेना है। क्या सोचते हो कि मैम वीडियो लंबी करने के लिए ऐसा करती है? ऐसा नहीं है, मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, फिट हो जाए, मतलब जब करने बैठो ना तो एकदम से याद आ जाए। मैम ने बोला था डिस्टेंस सेम रहना है तो सेम ही रखना है। अब बनाते हैं 2 पर परपेंडिकुलर, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन परपेंडिकुलर है, मान लो कि है, ठीक है। ये हो गया मेरा 2 पे मैंने परपेंडिकुलर बना लिया। अब देखो इसको मैं कट कितना करूंगी, क्या मैं इसको इतना यहाँ से 0 से 2 तक मेजर करके और फिर यहाँ पे कट लगा दूँ? नहीं, जो मैं हमेशा कट लगाऊंगी ना वो मैं इतना लगाऊंगी 0 से 1 तक का। जितना 0 से 1 का डिस्टेंस लिया है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर, कितना भी जितना भी तुमने लिया है ना अपनी इच्छा अनुसार, उतना तुम यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मेजर करके यहाँ पर मैंने लगा दिए आर्क, यहाँ पे एक कट लग गया, ठीक है। जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A। अब इस O को मैं मिलाऊंगी A से, ये मिल गया। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। जब ये बन गया तो यहाँ से कंपास रखकर इसको मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद ऐसे ही यहाँ से घुमाते हुए एक पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे। जब इसको मेजर करोगे ना तो यहाँ पर कंपास को रखना, यहाँ पर पेंसिल को रखना और ऐसे करके इसको घुमा देना, तो वो यहाँ पर एक कट लगेगा। और ये जो कट लगेगा ना यही √5 आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये जो कट है यही √5 है, ये √5 है और ये भी √5 है। अरे ये तो हट गया, चलो दोबारा से बना देते हैं इसको, ठीक है। तो ये √5 है और ये भी √5 है। इस तरीके से हमने बनाया √5 नंबर लाइन पर। इर्रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया। अभी तक हमने रैशनल नंबर्स को लोकेट करना सीखा था ना, आज हमने इर्रेशनल नंबर्स को भी लोकेट करना सीख लिया नंबर लाइन पर। क्या किया सबसे पहले, वही हमने 2 पे परपेंडिकुलर बनाया। 2 पर क्यों बनाया, क्योंकि 2 से ज़्यादा ही वैल्यू आनी है √5 की, तो 2 पर परपेंडिकुलर बनाया। फिर 0 से 1 को मेज़र करके यहाँ पर एक आर्क लगाई, उसको नाम दे दिया हमने A। फिर इसको O मान लिया मैंने, मान लो O से A को मिला दिया। ये पॉइंट ना B ले लो, ठीक है। O से A को मिला दिया, सॉरी इसको नहीं, इसको लो, क्योंकि फिर जस्टिफिकेशन जब मैं समझाऊंगी ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। O को A से ज्वाइन कर दिया,
और फिर इसको इतना मेजर करके एक आर्क लगा दी, तो वो बन गया मेरा √5। यहाँ पर भी √5 है, इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर भी √5 है, और ये तो है ही मेरा √5। ठीक है, अब करते हैं इसका जस्टिफिकेशन, इसको प्रूफ करते हैं कि ये √5 किस तरीके से आया। देखो ओ है मेरा हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ए बी है मेरा परपेंडिकुलर, और ओ बी है मेरा बेस। पाइथागोरस थ्योरम हम रिकॉल करेंगे तो वो हमें क्या बताती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जब हम बेस के स्क्वायर के साथ जोड़ते हैं तो वो हमारे हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर बन जाता है। यही बता दिया ना हमें पाइथागोरस थ्योरम, फिर से मैं चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं अगर, तो यहाँ पर जो मेरा ए बी था, ए बी कितना था ए बी तो मैंने सिर्फ 0 से 1 तक मेजर करके लिया था ना, यानी कि 1 यूनिट लिया था ना, है ना, 0 से 1 तक इसको मेजर करके यहीं पे तो आंख लगाई थी। तो ए बी था मेरा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और जो ओ बी था मेरा, ओ बी कितना था, अब ओ बी जो था वो था मेरा 2। ठीक है, तो ओ बी मैंने लिख दिया 2। ओ ए का स्क्वायर ऐसे ही चल रही है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इस पे स्क्वायर महाराज जी पे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 5, और ये हो गया ओ ए का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये स्क्वायर यहाँ पे जाके बन जाएगा रूट। तो ओ ए क्या आ गया मेरा √5, तो ये जो स्क्वायर था ये इधर जाके क्या बन गया, रूट बन गया। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, √5, और हमने यहाँ पर भी √5 ही निकाली थी इसकी वैल्यू, यहाँ पर भी √5 थी और यहाँ पर भी √5 थी। ये है इसका प्रूफ कि किस तरीके से ये √5 यहाँ पर इस जगह पर ही आया है, क्यों आया है तो क्यों आया है। ठीक है, ये हो गया मेरा √2, √3, √5 का जो हमने लोकेट कर लिया नंबर लाइन। तो आज हमने सीखा कि हम किस तरह से √2, √3 और √5 को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। अब देखो ये जितने भी नंबर्स थे ना, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो बेसिकली हम ये सीख चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर्स को हम किस तरह से नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। ठीक है, आपको ये अब अच्छे से आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।